बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। इसका पार्ट 1 करेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। मैं बार बार आपको बताता हूँ ये बात कि पाकिस्तान स्टडी को समझना है तो 3 सब्जेक्ट्स पे आप ग्रिप कर लीजिए। वो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री है और पॉलिटिक्स है। और शुरुआती वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स की बेसिक्स बनवाई थी आपको सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से पाकिस्तान स्टडी समझ में आए। अपना चौथा मसला भी समझ लीजिए, वो है आपकी इंग्लिश। इसके अंदर जितने वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उनके अल्फाज, उनके मायने अगर आप गूगल करेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे तो उर्दू जो आएगी वो बड़ी मुश्किल आएगी। इंटीग्रिटी जिसका मतलब है सालमियत, अब सालमियत का नहीं पता होगा, सालमियत किसको कहते हैं। तो इस चौथे मसले की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो बार बार दिलवाता हूँ, ताकि बच्चे जो पागल हुए पड़े हुए होते हैं ना, वो 4-4 पेज के आंसर होते हैं, वो समझ में नहीं आते, उनके पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है, पॉलिटिक्स की बेसिक्स अच्छी हैं और जो है ज्योग्राफ़ी पे ग्रिप है और हिस्ट्री पे ग्रिप है, लेकिन फिर चौथा मसला आ जाता है ये आपकी वोकैबुलरी का। तो मैंने इस चीज़ की तरफ भी साथ साथ ध्यान दिया है, और अभी भी वक्तन फ़वक्तन मैं इसके ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब भी आते हैं तो मैं उनका आसान उर्दू में मतलब ज़रूर बता देता हूँ आपको। तो ये चौथा मसला है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। पिछली वीडियो देखनी है तो ऊपर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सिस्टम है, ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। बेहतर तो ये है कि प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको जो है वो लोगो नज़र आएगा। रटना नहीं, समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी क्लास, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी होगी, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी होगी न्यू बुक की, और मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी न्यू बुक की। ये तीनों प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं जो मैट्रिक के बच्चे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है वो भी चल रही है, न्यू बुक 2024, और सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं 13 के 13 चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद होगी। ये जो आपको 1 नज़र आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान स्टडी का है, पार्ट 1। ये 5 जो नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री। और ये जो पार्ट 12 है, अब ये भी ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। ऊपर सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो आई है उसका चैप्टर नंबर 20 AC सर्किट्स जो है उसका पार्ट 1 यहाँ पर अभी मैं लिखूँगा, ठीक है। तो वो शुरू हो चुका है अभी। तो ये 3 सीरीज़ एक साथ चल रही हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पूरा नाम है ना, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामिक का मतलब इस्लामी हो गया, रिपब्लिक का मतलब हो गया जमहूरिया, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ जमहूरियत है। तो जमहूरिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका? इस्लामी, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है क्या? आइन। आइन भी कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसके अलावा दस्तूर भी कहते हैं, दस्तूर। ये 2 लफ्ज़ हैं, आइन और दस्तूर। डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की या इर्तका। इर्तका वर्ड जो है वो तरक्की से ही निकला है, इर्तका, इर्तका, तरक्की से ही ये वर्ड निकला है, तरक्की, तरक्की।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आइनी इर्तका। क्या मतलब बन गया इसका? आइनी इर्तका इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। ठीक है, आपके टॉपिक है द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, एक आइन की ज़रूरत क्यों है, ये हमारा टॉपिक है। अगले पार्ट के अंदर हम जो है वो उसको लेंगे, ये करारदाद मकासिद जो है, जिसको उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये है, इसको देखेंगे। फिर आगे पाकिस्तान का पहला आइन, दूसरा आइन, तीसरा आइन, इसको देखेंगे। लेकिन पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए, क्योंकि और बैकग्राउंड के अंदर वही ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये दुनिया का नक्शा है, और इस दुनिया के नक्शे में ये नॉर्थ आता है, सबसे पहले ये साउथ आता है। हमेशा मैप जब भी आप देखें, टॉप पे आपको नॉर्थ नज़र आएगा, इसके बिल्कुल सामने साउथ होगा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। तो वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें तो फिर 7 बर्रे आज़म आपको नज़र आते हैं। ऊपर टॉप पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और सॉरी, ऊपर टॉप पे जो है एक कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, बर्रे आज़म होता है। ये कौन सा हमारे पास है? ये हमारे पास है, सबको बच्चों को ये नाम तो याद ही होता है उसकी खुसूसियत की वजह से, एंटार्कटिका, ये इस जगह पे होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉन्टिनेंट एक साथ होते हैं। ये एशिया है जो ईस्ट की साइड पर है, उसके साथ में जो है ना ये यूरोप है जो वेस्ट की साइड पे लगता है, और उसके साथ ये अफ्रीका लंबा सा इसके साथ है। यहाँ छोटा सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी है, और इस जगह पर ये 2 कॉन्टिनेंट एक साथ ही हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। देखें इसकी सिमत जो है वो साउथ की तरफ लग रही है, इसीलिए ये जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ की तरफ अमेरिका लग रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट हैं, इनके अंदर फिर मज़ीद कंट्रीज़ आती हैं, यह बात आपको पता है। ये आपका एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशनिया अब कहा जाता है, ओशनिया कहा जाता है। ये 7 कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये एशिया यहीं पर मौजूद है, बर्रे सग़ीर एशिया का ये जो टुकड़ा है। अब एशिया के हम डिवीज़न करते हैं तो एशिया का भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो साउथ को उर्दू में कहा जाता है जुनूब, नॉर्थ को जो है वो शुमाल कहा जाता है, ईस्ट जो है मशरिक़ है, और वेस्ट जो है वो मग़रिब है। तो आपको याद होगा, आपने इसी ख़ित्ते को, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट इसको उर्दू में कहते हैं बर्रे सग़ीर, ये कहाँ पर आता है? एशिया के साउथ में, एशिया के साउथ में। इसीलिए इसको साउथ को जुनूब कहते हैं, इसीलिए होता है जुनूबी एशिया। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जुनूबी एशिया भी कहा जाता है। जुनूबी एशिया के मुसलमान, तो वो जुनूबी एशिया कौन सा है? यही साउथ वाला टुकड़ा है एशिया का, और यहीं पर है मौजूद क्या? इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है, भूटान भी है, मालदीव भी है, ये सब इसी जगह पर हैं, साउथ वाले टुकड़े में, एशिया के साउथ में ये मौजूद हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अब वो कहाँ है? इंग्लैंड कहाँ है? इंग्लैंड यूरोप में आ जाइए आप। इंग्लैंड ये रहा इस साइड पे, ये छोटा सा इंग्लैंड जो है आपको नज़र आएगा इस साइड पे, इंग्लैंड, और बीच में ये समंदर होता है सारा का सारा, ये भी समंदर है, ये भी समंदर है, ये भी समंदर। 4 ओशंस जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ से इंग्लैंड जो है वो, यहाँ से इंग्लैंड के रहने वालों को इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, इसको उर्दू में हम अंग्रेज़ कहते हैं, और इंग्लैंड को उर्दू में इंग्लिस्तान कहा जाता है, इंग्लैंड भी कहते हैं। तो ये इंग्लैंड है, यहाँ से अंग्रेज़ आए थे। हम कहते हैं अंग्रेज़ कहाँ से हैं? यहाँ से अंग्रेज़ जो हैं वो आए हैं यहाँ पे। ये हम पूरी तारीख़ जो है वो पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि अंग्रेज़ यहाँ से यहाँ एशिया में कैसे आ गए थे, क्या करने आए थे, और मुसलमान जो है वो सऊदी अरब से, अरब का जो ख़ित्ता था, मक्का मदीना, जहाँ से मुसलमान शुरू हुए थे, मुसलमान यहाँ से, ये इस साइड पे, एशिया के इस साइड पर ये हिजाज़ है, मक्का मदीना, यहाँ से मुसलमान जो है यहाँ इंडिया कैसे आ गए थे। ये सब तारीख़ी बातें हम पिछली वीडियोस के अंदर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। कोई एक रिव्यू करा रहा हूँ, इसको समझना ज़रूरी है। अब ये जो इंग्लैंड है, जिससे अंग्रेज़ आया था यहाँ पर, और इसने अंग्रेज़ ने यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर हुकूमत की, और उसी से आज़ादी मिली थी इंडियंस को।
मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। और यहीं पर इंडिया जो है वो दो मुल्कों में डिवाइड हो गया था, जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहा जाता। तो अंग्रेज़ जो यहाँ पर आया, हम ये जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर निज़ाम हुकूमत क्या था। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, क्योंकि जो इंग्लैंड में निज़ाम हुकूमत था वही निज़ाम हुकूमत अंग्रेज़ ने यहाँ पर हिंदुस्तान में नाफिज करवाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिस्टम था इंग्लैंड के अंदर 13वीं सेंचुरी के अंदर, मुख्तसर बात करूँगा, इसकी डिटेल में आगे चल के बताऊँगा आपको, ठीक है, अभी नहीं। 13वीं सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में शहनशाहियत थी, किंग होता था, डेमोक्रेसी नहीं थी। किंग होता था और डेमोक्रेसी नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी, अवाम का कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ किंग था। और वो इंग्लैंड के सारे मामलात को चलाता था, इंग्लैंड की अवाम को भी। फिर 13वीं सेंचुरी से आगे जो है वो मामला चला 1707 तक। ये जो 13वीं सेंचुरी से लेके 1707 तक का टाइम पीरियड है, यहाँ से किंग से पब्लिक तक मामला मुकम्मल हो चुका था। यानी कि इसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो बादशाहत है, इससे जमहूरियत का सफ़र तय हुआ था इंग्लैंड के अंदर। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 13वीं सेंचुरी से लेके 1707 तक ये वो टाइम पीरियड था जब सारे इख्तियारात जो है धीरे धीरे बादशाह के हाथ से निकल के आवाम के हाथ में जा रहे थे, पब्लिक के हाथ में जा रहे थे। डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो रही थी, जमहूरियत इंट्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्शन का सिस्टम हो रहा था, पार्लियामेंट बन रही थी, अपर हाउस लोअर हाउस बन रहा था, सेनेट नेशनल असेंबली वगैरह बन रही थी। ये सारे काम जो है वो इंग्लैंड में हो रहे थे। और वज़ीर आज़म आ रहा था, जो आप देखते हैं ना ये वाला सारा सिस्टम। तो ये धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। 1707 तक ये काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद किंग तो मौजूद है, अभी भी आपने ये क्वीन एलिज़ाबेथ वगैरह और ये वो नाम सुनते होंगे बरतानिया में, इंग्लैंड में। तो किंग तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद पावर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक जो है ना वो ट्रेडिशनल एक उनकी हिस्ट्री है अंग्रेज़ों की कि भाई हमारा बादशाही निज़ाम जो है वो चलता रहा था। तो किंग को अभी भी उन्होंने बिठा रखा है, मलका को बिठा रखा है, शहज़ादों शहज़ादियों को, शाही ख़ानदान को बिठा रखा है और बोला आप बस मज़े करें, आप हमारी तारीख़ हैं, अंग्रेज़ हमारी इंग्लैंड की आप तारीख़ हैं, तो आप इसी तरह रहें। बाकी अब इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में भी जमहूरियत है, पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। तो बहरहाल ये सारा सिस्टम आपको समझना ज़रूरी है। अब अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया था 1707 से लेके आगे चलें, फिर आपको पता है अंग्रेज़ ने यहाँ से कौन गया था, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कुछ भी नहीं थी, ये सिर्फ एक तिजारती कंपनी थी। अब ये बात याद रखिएगा कि ये 1600 में मामला हुआ था, 1600, 1300, 1707 और 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में क्या होता था कि ये कोई भी तिजारत करने के लिए कंपनी बनती थी हुकूमत की इजाज़त से, उसकी इजाज़त के बगैर आप कंपनी बना नहीं सकते। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1600। तो ये कंपनी जब बनी थी तो इसको भी हुकूमत से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी, वरना कंपनी जो है वो बन नहीं सकती थी। ये कंपनी, कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये सीए क्या है, ACCA क्या है, चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, ये भी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तानी स्टडी है या साइंस में ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं है। मेरा मास्टर्स जो है वो फाइनेंस में है, मैं MBA फाइनेंस हूँ, MBA फाइनेंस। ये मैं सब्जेक्ट्स अपने शौक़ से पढ़ाता हूँ, वरना स्पेशलाइजेशन मेरी फ़ाइनेंस की है। तो बहरहाल तो ये कंपनी वगैरह, कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉन्ड क्या है, शेयर क्या है, ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको बताऊंगा। जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं ना, CA CCA करना चाहते हैं, उनको बताऊंगा ये क्या है। तो बहरहाल यहाँ पर आ जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ये टाइम पीरियड। तो 1300 से लेके 1600, अभी तो 1300 से 1600 तक आप ये देखेंगे काफ़ी हद तक जो है वो डेमोक्रेसी के मामलात निमट चुके थे, पार्लियामेंट भी बन चुकी थी इंग्लैंड के अंदर, और इलेक्शंस भी हो रहे थे, वज़ीर आज़म का भी मामला होता था, सब कुछ होता था। मतलब काफ़ी हद तक
बादशाह से इख्तियारात पावर लेके जो है वो 1600 तक पार्लियामेंट के पास आ चुकी थी। पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है वो अपर हाउस भी होता है, लोअर हाउस भी होता है, सेनेट भी होती है, नेशनल असेंबली भी होती है, और वहाँ पर अवामी नुमाइंदे होते हैं। वो लोग होते हैं जिनको पब्लिक वोट करती है, और वही आते हैं, और उसके बाद फिर कैबिनेट बनती है और वज़ीर आज़म बनता है। तो इनडायरेक्ट वे में सारा का सारा इख्तियार जो है वो अवाम के हाथ में चला जाता है। वो डिसाइड करते हैं भाई मुल्क का निज़ाम किसको चलाना है इस जमहूरी सिस्टम के तहत, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत। तो ये जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, अब जहन में रखिएगा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जब लॉ मेकिंग की, कानून साजी की सारी की सारी, तो उन्होंने ये जो कंपनीज़ हैं इनका भी कानून मुतारफ़ कराया कि कंपनी टाइप का जो बिज़नेस है, ये कंपनी इज़ अ टाइप ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस का एक टाइप है ये। तो इनको जो है वो उन्होंने बोला कि ये इसका एक अलग कानून होता है। कोई भी आप तो, हम पाकिस्तान में तो कोई भी दुकान खोल लिया आपने, कारोबार शुरू कर लिया, पार्टनरशिप शुरू कर ली, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान में भी कंपनी आप नहीं खोल सकते। अगर आपको कंपनी खोलनी है तो फिर आपको बाकायदा हुकूमत से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, और उसकी कुछ शराइत होती हैं, उसके बग़ैर आप कंपनी नहीं खोल सकते। तो इंग्लैंड में भी यही था। इस ज़माने में ये जो कंपनी थी इंग्लैंड में खोली नहीं जा सकती थी, तो बहरहाल कुछ लोगों ने मिल के कंपनी जो है वो खोली, और उस हुकूमत से इजाज़त ली कि भाई हम कंपनी खोलना चाहते हैं। हुकूमत ने इजाज़त दे दी इंग्लैंड में कि ठीक है आप कंपनी खोल लें, लेकिन इसकी शराइत ये हैं और ये हैं, आप इनको अमल करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, कहाँ बिज़नेस करेंगे? आपने बोला हम जो है इंग्लैंड से निकल के बाहर जाएंगे। ठीक है, आप चले जाएं। तो शराइत क्या थी, ये बात जहन में रखिएगा। और इस वक्त इस टाइम पीरियड में 1600 में पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आइन बन चुका था, और वहाँ पर वोटिंग सिस्टम आ चुका था। समझ आ रही है बात? इस बात को जहन में रखिएगा कि जिस वक्त ये कंपनी बनी थी, तो ये कंपनी जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंडर थी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो बनी थी, ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंडर थी। ये इसको इजाज़त ही इसीलिए मिली थी, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जितनी शराइत व ज़वाबित तय हुए थे, जितनी शर्तें तय हुई थी, उनमें ये भी शामिल थी इस कंपनी के साथ कि आप तिजारत करते हुए जब दूसरे मुल्कों में जाएंगे, और अगर आप वहाँ पर उन मुल्कों में उन जगहों पर आप कब्ज़ा भी कर लेते हैं, तो फिर आपको हुकूमत को इतना इतना शेयर देना पड़ेगा, और हुकूमत के भी कुछ मामलात वहाँ पर आपको चलाने पड़ेंगे। टेक्निकल बात समझ रहे हैं? तो ये कंपनी जब इंग्लैंड से निकल के इंडिया आई थी, और यहाँ इसने शुरू में बिज़नेस शुरू किया बड़े अच्छे से, और उसके बाद धीरे धीरे बिज़नेस करते करते इन्होंने इंडिया पे ही कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो कंपनी है, क्योंकि पीछे इसको बैक कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट कर रही है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, इंग्लैंड के जो है वो वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली के, सेनेट के, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ रही थी इंडिया में, तो पीछे से इसको डिक्टेशन मिल रही थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट से कि भाई ठीक है आप यहाँ आ गए, आपने ये कर लिया, वो आपने ये कर लिया, वो आपने ये कर लिया, ठीक है आपने कब्ज़ा भी कर लिया, अब हुकूमत को आप इतना टैक्स अदा करेंगे, आप हुकूमत को इतना टैक्स अदा करेंगे, प्लस यहाँ पर जिस जगहों पर आपने कब्ज़े किए हैं, यहाँ पर आप हमारा कानून भी चलाएंगे एक हद तक। इस जुमले को सुनिएगा कि पार्लियामेंट के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी बाउंड थी कि जिन इलाकों में आप बिज़नेस कर रहे हैं और जिन इलाकों पे आपने कब्ज़ा कर लिया है, तो आप तो हमें प्रॉफिट देंगे ही देंगे, हुकूमत को टैक्स तो देंगे ही देंगे हुकूमत को। दूसरा, आप उन जगहों पर जो कवानीन नाफिज करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको कि उन इलाकों पे जिन पे आपने कब्ज़ा किया है वहाँ पर कौन कौन से कवानीन नाफिज होंगे, और ये कवानीन, ये लॉज, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सेट कर रहा है? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, वो बता रहे हैं इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है आपने कब्ज़ा कर लिया, ये इस तरह से मामला कीजिए, अब यहाँ पर एक कानून बना दें, अब ये कानून हम आपको दे रहे हैं, इसको एनफोर्स करवा दें, ये हम जो है वो लॉ आपको बना के दे रहे हैं, इसको एनफोर्स करवा दें, ये लॉ अब हम आपको बना के दे रहे हैं, इसको एनफोर्स करवा दें, ये लॉ आपको बना के दे रहे हैं, इसको एनफोर्स करवा दें, इसको नाफिज कर दें उन इलाकों में जिन पे आपने कब्ज़ा किया। समझ में आ रही है बात? ये डिक्टेशन यहाँ से मिल रहा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपने
कुछ नुमाइंदे भी मुकर्रर किए कि भाई ये तो एक तिजारती कंपनी है ना, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपने नुमाइंदे भी भेजे। कहाँ? इंडिया। इंडिया बोला जाओ भाई, और आपको इस कंपनी को भी ध्यान रखना है कि ये अपनी हद से बाहर ना निकल जाए, और हमने जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने जो बाउंड्रीज़ रखी हैं उससे हटे नहीं है, और उसके हिसाब से ये मामला अपना करते हैं। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने जो जमहूरियत चला रहे हैं, जो डेमोक्रेसी चला रहे हैं, जहाँ इंग्लैंड में आइन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, ये सब देख रहे हैं। तो वो जो है वो ये जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट अपना नुमाइंदा भी भेज रही है। इस बात को बड़ा जहन में रखिएगा। रिप्रेजेंटेटर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी साथ होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी इंडिया आता था, बाकायदा कंपनी से पूछता था और यहीं रहता था इंडिया में। ब्रिटिश पार्लियामेंट का नुमाइंदा कंपनी के लोगों के साथ रहता था यहीं पर, और ये देखता रहता था कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, और ये यहाँ पर ये नुमाइंदा, ये रिप्रेजेंटेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अपडेट करता रहता था पीछे अपनी पार्लियामेंट को कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए जो लोग हैं वो डिस्कशन करते थे इंडिया को लेके कि भाई ये इन इलाकों पर हमने कब्ज़ा कर लिया, अब यहाँ का निज़ाम हमने ऐसा चलाना है। तो ये आपस में मशवरा करते थे और कानून नाफिज कर देते थे। ये जो कानून आता था, ये जो कानून आता था इंडिया में, ये पीछे पार्लियामेंट से आ रहा होता था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से वो बना रही होती थी। तो ये पूरी तारीख़ है, इसको आगे बताऊंगा कि धीरे धीरे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो कानून पास करती रही, ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून पास करती रही इंडिया को लेके, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर अमल करवाती रही कि लोकल लोग मिसाल के तौर पर कितना टैक्स देंगे, लोकल लोग जो हैं इंडिया के, जो वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या मामलात होंगे, ये सारे के सारे मामलात जो है वो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तय कर रही थी। और इसको एनफोर्स कौन करवा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी एनफोर्स करवा रही थी, नाफिज करवा रही थी। और इस चीज़ का ध्यान कौन रख रहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी उन कवानीन को ऐसे ही नाफिज करवा रही है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिए हैं या नहीं करवा रही। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का नुमाइंदा यहाँ पे होता था वो। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो नुमाइंदा होता था, ये एक नहीं होते थे, ये 2 3 4 होते थे, 3 हो गए, 4 हो गए, इस तरह से। और ये इनकी एक छोटी सी असेंबली होती थी। ध्यान से बात सुनिएगा, ये इनकी एक छोटी सी असेंबली बन गई थी। असेंबली का मतलब ही इज्तिमा होता है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, इसके लोग यहाँ पर, इसके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, गवर्नर। अब ये 2 लोग हैं। अब ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1600 का, फिर 1700 आया, 1800 आया, और 1857 की जंग आज़ादी भी आई। फिर 1857, याद है ना, जंग आज़ादी हिंदुस्तानियों ने जो मिलकर लड़ी थी, हिंदुओं और मुसलमानों ने सब ने मिलकर लड़ी थी, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ के खिलाफ। ये 1857 की जंग आज़ादी थी। 1857 की जंग आज़ादी में ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज़ कामयाब तो हो गया था, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए थे वो इस बात को समझ गए थे कि यार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मामला सही नहीं चला रही। अगर ये मामला सही चला रही होती तो इंडिया के अंदर जंग आज़ादी नहीं होती, 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होती। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर ये फाइनल किया, बोला कि यार इस कंपनी को ख़त्म करो, इस कंपनी को ख़त्म करो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कंपनी से इख्तियारात सारे ले लिए। कब? 1857 के बाद 1858 में। और पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इख्तियारात ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस कैसे लिए हैं? वापस लिए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, एक्ट के ज़रिए। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कानून जो पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये कानून जो पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसमें उन्होंने बोला कि ये कंपनी ख़त्म हो गई अब, ठीक है। और हमारे नुमाइंदे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो, और मज़ीद कुछ लोग आके ये अपना ग्रुप बनाए यहाँ पर, और डायरेक्ट जो है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा बर सग़ीर के मामलात को, सब कॉन्टिनेंट के मामलात को ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगा।
और ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगा भाई? लॉ मेकिंग के ज़रिए, कानून के ज़रिए। जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन्होंने पास किया, इसके तहत कंट्रोल किया जाएगा इंडिया के मामलात को। और इंडिया के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने मिलके क्या बनाई है? छोटी सी असेंबली यहाँ पर बनी हुई है, 5 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की बस। और इनके पास सारे इख्तियारात हैं। और इस छोटी असेंबली के अंदर मिसाल के तौर पर 5 नुमाइंदे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो इनमें से एक नुमाइंदा जो है वो क्या है? वो वज़ीर आज़म है। हाँ, वो वज़ीर आज़म है, एक नुमाइंदा। और बाकी 4 जो इसमें से बच जाते हैं, 4 जो हैं वो मिनिस्टर हैं। और 4 हिस्सों में इंडिया को डिवाइड इन्होंने कर दिया। 4 हिस्सों में इंडिया को इन्होंने डिवाइड कर दिया। हम इसको ये कर लेते हैं कि 4 रिप्रेजेंटेटर हैं, ठीक है। 4 रिप्रेजेंटेटर में से एक रिप्रेजेंटेटर जो है वो तो वज़ीर आज़म बन गया, और बाकी 3 रिप्रेजेंटेटर जो हैं वो क्या बन गए? 3 मिनिस्टर बन गए। ये 4 लोगों की असेंबली हो गई बस। और ये 4 लोग कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट से आ रहे हैं। लेकिन ये वज़ीर आज़म नहीं होगा, मैं तो आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ना, ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। ये जो एक होगा ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे फिर? गवर्नर जनरल। क्या नाम दिया जाएगा इसको? गवर्नर जनरल इसको नाम दिया जाएगा कि ये गवर्नर जनरल है भाई। और ये बाकी 3 जो होंगे इसके साथ, ये इसके क्या हैं? इसके गवर्नर हैं। वो गवर्नर जनरल है पूरे इंडिया के ऊपर, ये 3 जो है इसके गवर्नर हैं। 3 गवर्नर क्यों रखे गए? क्योंकि जितना भी इंडिया था, जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट था, याद है ना आपको, अंग्रेज़ ने 3 प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड कर रखा था। आसान लफ्ज़ों में 3 सूबे बना रखे थे, बड़े बड़े। क्या नाम थे उनके? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। समझ में आ रही है बात आपको? क्लिक कर रही है अब दिमाग में? और इन 3 प्रेसिडेंसीज़ को चलाने वाले कौन हैं? ये 3 गवर्नर। और इनके ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल और ये 4 लोग जो है मिलके क्या बना रहे हैं? असेंबली बना रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। यही मुल्क का कानून बना रहे हैं बैठे हुए। लेकिन खुद नहीं बना रही है, बल्कि इनको कहाँ से डायरेक्शन मिल रही है? कहाँ से डायरेक्शन मिल रही है इनको? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वहाँ तो नेशनल असेंबली अभी नहीं कहते इसको, तो हम इंग्लैंड में दूसरा नाम दिया जाता है। पाकिस्तान की मुनासबत से समझा रहा हूँ इसे। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान में सेनेट मौजूद है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर यहाँ भी नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो मौजूद है। तो ये धीरे धीरे बता रहे हैं। अब 1858 का पहला कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे इख्तियारात ले लिए, नया सेटअप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस करा दिया इंडिया के अंदर, ये वाला। समझ आ रही है बात आपको? अब ये लोग हैं 4 लोग जो करता धरता है। याद रहे कि ये जो मैं आपको सब सेटअप बता रहा हूँ, ये सिर्फ आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं एक्चुअल इनके नाम और ये और वो, हम तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे ना, फिर लंबी दास्तान हो जाएगी। अब पीछे से 1858 के बाद 1860 भी हुआ होगा, 1860 भी होगा। आप अपने मुल्क में ही देख लीजिए ना कि कानून पास होते रहते हैं भाई। हुकूमत एक नया कानून ले आई, हुकूमत एक नया कानून ले आई, हुकूमत एक नया कानून ले आई। ये नए कानून बन कहाँ रहे हैं भाई? पार्लियामेंट में बन रहे हैं, नेशनल असेंबली में बन रहे हैं। नेशनल असेंबली में बैठे हुए जो मेंबर हैं, MNA जो हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, वो ये बात फाइनल कर रहे हैं कि भाई ये हम मुल्क में एक नया कानून इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चलो ठीक है, मेजॉरिटी वोट दे देती है, हाँ इस कानून को ले आओ भाई। मिसाल के तौर पर वही दूसरी शादी करनी पड़ेगी हर मर्द को जो कि 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान ये कानून लाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली लेके आती है। बिल्कुल इसी तरह हालात को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये नए नए कानून इंट्रोड्यूस कराती रहती थी, नए नए कानून इंट्रोड्यूस कराती रहती थी। पहले भी करवा रही थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी निज़ाम चला रही थी इंडिया का, पहले भी करवा रही थी। पास हो रहे थे यहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून आ रहे थे, ये रिसीव कर रहे थे और उन पर अमल दरामद करवा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब हुकूमत के ये जो नुमाइंदे आ चुके हैं, ठीक है, जिनके पास सारा इख्तियार है, ये ऑब्ज़र्वर नहीं है अब। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में सिर्फ ऑब्ज़र्वर थे, बैठ के देखते रहते थे कि वहाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ये बाकायदा मुल्क का निज़ाम चलाने वाले हैं। लेकिन इनको भी, 4 लोगों को भी डिक्टेशन कहाँ से मिल रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ये बता रही है कि भाई ये करो, ये करो। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, आप जो है नाम सुनते हैं आगे, 1858 के बाद 1900 आया, और फिर 1900 आया, और 1900 के बाद आपको पता है 1906 भी आया, 1911 भी आया, और उसके बाद 1923, 1935 का कानून भी आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस टाइम पीरियड में कवानीन आते रहे, लॉस आते रहे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और यहाँ पर ये सिस्टम चलता रहा। अब ये जो असेंबली है, इसमें फिर 4 मेंबर नहीं रहे, बल्कि फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए। ये भी असेंबली जो बन चुकी है अब छोटी सी इनकी, ये 4 से ये 5-6 मेंबर हुए, 8 मेंबर हुए, और इसमें तब्दीलियाँ आती गई इन 100 सालों के अंदर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने, आपको याद है ना, ये जो कानून पास किया था 1935 का, मैंने बताया था कि ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इसमें इन्होंने हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को क्या बोला कि भाई आप वोट डाल सकते हैं, आप जो है हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, अब सूबों में आपको हुकूमत दी जाएगी। ये है पावर, इख्तियारात दिए इंडियंस को इस कानून के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सुबह फिर इलेक्शन भी हुए थे 1937 में, आपको याद होगा, जनरल इलेक्शन हुए थे पूरे इंडिया के अंदर, प्रोविंशियल इलेक्शंस, फेडरल नहीं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, जो सूबाई, सूबे के अंदर इख्तियारात दिए इंडियंस को। और उसके बाद फिर आगे मामला चला, आपको पता है 1940 हुआ, 1947 हुआ, ये हम पिछले चैप्टर के अंदर सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान, ये सब बताने का मकसद आपको क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि आपको कि अब पाकिस्तान जो बन रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज़ की डेमोक्रेसी के अंडर बन रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा। कायदे आज़म इसीलिए कहते थे कि डेमोक्रेसी तो चाहिए, लेकिन इनकी नहीं चाहिए, इनकी नहीं चाहिए, इस्लामिक डेमोक्रेसी चाहिए। कायदे आज़म इस हक़ में थे, ठीक है, लेकिन कायदे आज़म को इतना वक्त ना मिल सका। तो अब आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बग़ैर मुल्क का निज़ाम चलता नहीं है। आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई? तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, किसने आके क्या क्या करना है, ये सब कुछ बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ बताता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आपको मुल्क का आइन बताता है। आप वज़ीर आज़म हैं, आज आप वज़ीर आज़म हैं, कल कोई दूसरा वज़ीर आज़म होगा, ठीक है। तो आप कोई भी वज़ीर आज़म हैं, आपको जो है वो आवाम ने आपको मुंतखब किया है, ठीक है, आपको वोट दिए हैं, और आपकी पार्टी विन कर गई है, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन आपको ओथ लेना पड़ेगा, आपको हलफ उठाना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि आप जो कुछ भी करेंगे वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है पाकिस्तान का 1973 का चल रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान जब 1947 में बना था, पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मुल्क को निज़ाम चलाने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि भाई मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, इस बात को समझिएगा। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको ही एडॉप्ट किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई। तो 1947 तक यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यही कॉन्स्टिट्यूशन रहा पाकिस्तान का, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। 1948, 1949, 1950, 51, 52, 53, 57 पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। और 1956 में पाकिस्तान का पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 1956 में पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना था। इस 7 सालों के अंदर आप यकीन करेंगे कि इनकी 1947 से 1957 तक, यही बात ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। इन 7 सालों के अंदर 7 वज़ीर आज़म चेंज हुए थे, 7 वज़ीर आज़म, 7 प्राइम मिनिस्टर्स। इतना पॉलिटिकल क्राइसिस था, इतनी लूट मची पड़ी थी। ये जो हमारे सियासतदान हैं ना, पॉलिटिशियंस, ठीक है, मुल्क बनाने वालों ने, जिन्होंने तो बना दिया था, वो तो नेक नियति से ही बनाया था,
लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो मुल्क चलाने का उनको मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया गया पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को। फ़ौज की बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं, ये जो आपके जहन में चल रहा है ना फ़ौज फ़ौज फ़ौज, ये सब बकवास है, ठीक है। ये आपके दिमागों से खेला जा रहा है, फ़ौज फ़ौज फ़ौज। मैं आपको बताता हूँ, ये हिस्ट्री है आपकी। तो ये 7 वज़ीर आज़म चेंज हुए थे यहाँ पर, ठीक है, 7 वज़ीर आज़म। आपस में ही इक़्तिदार के चक्कर में इनमें लड़ाइयाँ चल रही थी। जिन्होंने मुल्क बनाया था वो तो बेचारे साइड में हो गए थे, किसी को शहीद करवा दिया, किसी को जहर दे दिया गया, वो सब साइड में हो गए। किसी के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई, किसी के ख़िलाफ़ वो साजिश हुई फाइनली, और मुल्क का निज़ाम काबू कर लिया उन लोगों ने जो साजिशी टोला था, और वो आपस में इक़्तिदार की जंग उनमें चल रही थी, ठीक है, इक़्तिदार की जंग चल रही थी। और 7 वज़ीर आज़म यहाँ पर चेंज हुए थे। और उसके बाद मुल्क में कितने साल हो गए, 1947 से लेकर 1957 तक 3 साल ये और 5 साल ये, 6 साल ये, तो 3 और 6 कितने हो गए, 9, 8-9 सालों तक आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया आपने, आइन ही नहीं बनाया, इन सियासतदानों की वजह से, इन पॉलिटिशियंस की वजह से। और आपको पता है पाकिस्तान का पहला आइन किसने बनाया फिर आके? एक फ़ौजी जर्नल ने बनाया। यार आप खुद मौका देते हैं ना आर्मी को इंटरप्ट करने का, आप किस बात की शिकायत करते हैं? आप किस बात की शिकायत करते हैं? आर्मी आ जाती है भाई, आर्मी इसीलिए आ जाती है आप मौका देते हो यार, मजबूरी शौक़ से थोड़ी ना आ रही है आर्मी। आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हो। सियासतदान जो तबका है ये, तो फ़ौज को आना पड़ता है, क्योंकि मुल्क ही नहीं होगा तो फ़ौज क्या करेगी, मजबूरी हो जाती है फ़ौज की। पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक आप देख लें, ये सियासी टोला जो है आपस में लड़ता रहता है और मुल्क का बेड़ा गर्क करता है, और आखिर में फिर क्या होता है, फ़ौज ही आके मुल्क को संभालती है, फ़ौज आके मुल्क को संभालती। और यही हुआ, ये पहला 1956 का जो आइन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक फ़ौजी जर्नल ने दिया था भाई, सियासतदान ने नहीं दिया था, ठीक है। तो आपके दिमागों में जो आजकल जहर भरा जा रहा है ना, जहर 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 है, ये जहर है, ये जहर जो भरा जा रहा है आपके दिमागों में पाकिस्तान आर्मी को लेके, पाकिस्तान आर्मी को लेके, आप इस साजिशों से बचें। ये हमारी अपनी आर्मी है, ठीक है, हमारी अपनी आर्मी है, हमारे अपने इदारे हैं। आपको किसी जनरल से परेशानी है ना, आप उसका नाम लें कि भाई मुझे फ़लाँ जनरल से परेशानी है, फ़लाँ जनरल करप्ट है, हाँ आपकी बात मानेंगे, सो बिस्मिल्लाह। आप पूरे के पूरे इदारे का जनाजा मत निकालें यार। आपका डिफेंस सिस्टम इतना बेहतरीन अल्लाह ताला ने दिया है आपको। आप फ़लस्तीन में देख नहीं रहे क्या हाल हुआ पड़ा है, आप देख नहीं रहे लेबनान में क्या हो रहा है, आप देख नहीं रहे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप देख नहीं रहे इराक़ में, शाम में, इन जगहों पे क्या हो रहा है। आप अपने हाथों से अपने डिफेंस सिस्टम जो बेहतरीन नेवी, एयरफोर्स और आपको अल्लाह ताला ने दिए यार, आप उसके ख़िलाफ़ इनडायरेक्ट वे एजेंट बन रहे हैं आप उन दुश्मनों के, किसी तरह इन इदारों को कमज़ोर कर दिया जाए। आप फ़र्द वाहिद की बात करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप किसी जनरल का नाम लें कि हाँ ये करप्ट है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब आप इदारे की बात करेंगे, पाकिस्तान आर्मी करप्ट है, एयरफोर्स ही करप्ट है, ये बजट खा गए, ये हो गया, वो हो गया, ना ना ना, मैं आपके साथ नहीं खड़ा, सॉरी। आप फ़र्द वाहिद की बात करें, ये जनरल है, इससे परेशानी है, इसने ये किया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आप पूरे इदारे को बदनाम नहीं करें यार सोशल मीडिया के ऊपर। आप पूरे के पूरे इदारे का जनाजा निकाल देते हैं। आप सोचें तो सही, एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आपकी मुसल्लह अफवाज कमज़ोर पड़ जाती हैं, आप कितने दिन जी पाएंगे? 11,000 15,000 तो बच्चे मार दिए इसराइल ने फ़लस्तीन में। कोई रहम नहीं खाएगा आपके ऊपर। आप कौन सी दुनिया में? कोई रहम नहीं खाएगा। होश के नाखून लीजिए, दुश्मनों के एजेंट मत बनिए इनडायरेक्ट वे में। ये जहर जो भरा हुआ है ना आपके अंदर, भर दिया गया है, इसको निकालिए बाहर। आपका इदारा है, पाकिस्तान आर्मी आपका इदारा है, आप इससे मोहब्बत कीजिए। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, फ़र्द वाहिद से फिर कह रहा हूँ, किसी जनरल से आपको इख्तिलाफ़ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान आर्मी से ही इख्तिलाफ़ है कि बजट खा गई, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई एक मिसाइल आपको पता है कितने ट्रिलियंस डॉलर्स का बनता है? एक मिसाइल आप जो टैक्स देते हैं उससे बनता है। आप कौन सी दुनिया में हो यार? आप जो टैक्स बनते हैं वो एक मिसाइल क्या, आपका जो है ना एक पटाखा भी नहीं बन पाएगा उससे।
आपके सियासतदान ही आपका बजट नहीं छोड़ते, डिफेंस को क्या मिलेगा? वो खुद बेचारे अपनी दुकानें चलाए हुए हैं, चल रहा है उनका मामला। बहरहाल ये एक दीगर बात है, इसमें तो खैर मैं जाना नहीं चाहता, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ें, बाहर निकलें, तोड़ फोड़ मचाएँ, ठीक है। अगर आपको डंडे की ज़बान से ही समझ में आती है बात, तो फिर डंडा ही पड़ेगा, फिर आपके पाकिस्तानियों के डंडे बरसेंगे जब, ठीक है, तो फिर उनको समझ में आएगी कि यार ये हमने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने डिफेंस सिस्टम की तबाही कर दी हमने, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन फिर थोड़ी ना कोई अफसोस होगा, फिर तो सिर्फ सज़ा होगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।